गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण पाठ 2 शीर्षक जो है वर्ण विचार लेके आए हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ण के बारे में जान लेते हैं। वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे के, खे, गे, घे, ng आदि। वर्णमाला को जान लेते हैं। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा माला। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर तथा माला का अर्थ होता है माला। तो अक्षरों की मालाएं वर्णमाला उसी को कहते हैं। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा माला, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद वर्णों के मुख्यतः दो भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो चलिए स्वर वर्ण के बारे में जान लेते हैं। स्वर वर्ण के बारे में, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है तथा उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। एक बार और देख लेते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है तथा या अर्थात उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ये कौन कौन से हैं? ओ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगे, जिनमें दो मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर, और जिनमें 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो चलिए ह्रस्व स्वर के बारे में देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा एक होती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? ओ, इ, उ तथा री। इसको एक बार और समझ लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा एक होती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं। जिनमें कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी? ओ, इ, उ और री है। दीर्घ स्वर के बारे में देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, अर्थात जिनकी बड़ी मात्रा होती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ह्रस्व स्वर से दुगुना समय जब लगे तब समझ लेना चाहिए कि वो दीर्घ स्वर है। वो कैसे? देखिए, जैसे ये 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ।
दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से? जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी है? 7। इनकी संख्या 7 है। तो चलिए थोड़ा सा इनकी मात्रा के बारे में जान लेते हैं। जैसे अ और अ मिलता है तो आ हो जाता है, यानी इसमें 2 मात्राएं लगी हैं। ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाता है। अ और ए मिलकर के ऐ बन जाता है। अ और ओ मिलकर के औ बन जाता है। ई और ई मिलकर के ई बन जाता है। अ और ई मिलकर के ए बन जाता है। अ और ओ मिलकर के ओ बन जाता है। तो इन सब में जो है 2 मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए ये दीर्घ कहे जाते हैं। सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, दीर्घ वर्ण 7 होते हैं और ये आ है, ई है, ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। अब प्लुत स्वर के बारे में देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो, हे भाई, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं। अक्सर करके इनका प्रयोग जो है वेदों को पढ़ते समय किया जाता है, वेदों में ही मिलता है। प्लुत स्वर का प्रयोग जो है वेदों में ही मिलता है। एक बार इसको और देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, सुनो आदि शब्द आते हैं। चलिए देख लीजिए आगे। स्वरों के मात्रा चिन्ह, इसके बारे में देख लेते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब स्वरों का रूप बदल जाता है। उनके मूल रूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। देख लीजिए इसको। इसमें बताया जा रहा है कि स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब स्वरों का रूप बदल जाता है। उनके मूल रूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे स्वर है ये अ है, आ, ई, बड़ी, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ हैं। और इनके जो मात्राएं हैं उनको देख लेते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं, आ की ये मात्रा है, छोटी की ये मात्रा, ये बड़ी की, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री, ये ए, ये ऐ, ये ओ और ये औ की मात्रा है। यानी व्यंजनों के साथ जब इनका प्रयोग होता है तो मात्रा ही उनके साथ लगती है। स्वरों की मात्राएं ही व्यंजनों के साथ क्या होती हैं? लगती हैं। अब अयोगवाह के बारे में जान लेते हैं। ये ध्वनियाँ न तो स्वर होती हैं न ही व्यंजन होती हैं। ये ध्वनियाँ जो अयोगवाह जो हैं ये न तो स्वर होते हैं न व्यंजन, अर्थात अ प्लस योग स्वर व व्यंजन के बिना योग की। इसका अर्थ है स्वर व व्यंजन के बिना योग की ऐसी ध्वनि
जो बिना स्वर और बिना व्यंजन के ध्वनियाँ हैं, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनका स्वतंत्र अयोगवाह का जो प्रयोग है स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, किसी स्वर के बाद ही इसका प्रयोग होता है। किसी भी जो है स्वर के बाद इनका प्रयोग होता है, जैसे अंग अह, किसी स्वर के बाद इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग अह। अनुस्वार किसे कहते हैं? इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का प्रयोग जो है नाक से होता है। कैसे? मंगल, आंचल, डंडा, तेंदुआ, संबंध आदि, इनका प्रयोग जो है नाकों के द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु के बारे में जान लेते हैं। अनुनासिक वर्ण यानी चंद्रबिंदु, जो चंद्रबिंदु लगा जाता है। जैसे अनुनासिक का प्रयोग नाक और मुंह से होता है। जैसे हंसना, आँख, यानी इनका प्रयोग जो होता है जब बोलते हैं तो नाक और मुंह से जो है ध्वनि निकलती है। नाक और मुंह से एक साथ ध्वनि निकलती है, जैसे हंसना, आँख आदि शब्द आता है। विसर्ग के बारे में, विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका रूप विसर्ग दो बिंदु के रूप में प्रयोग होता है। विसर्ग का जो चिन्ह है इस तरह होता है। शब्द कोई लिखते हैं, इसके बाद उसका प्रयोग होता है, जैसे राम, ये विसर्ग का चिन्ह है। अक्सर करके विसर्ग का जो चिन्ह है वो संस्कृत शब्दों के साथ किया जाता है या संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे अतः, दुख, प्रातः आदि हो सकता है। राम, कृष्ण आदि शब्द हो सकता है जिसमें विसर्ग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हलंत किसे कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उनके नीचे एक तिरछी रेखा इस तरह लगा दी जाती है, यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है। हल युक्त व्यंजन का जैसे के हो गया, तो ये हल युक्त व्यंजन है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है। अब ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। हलंत शब्द लग जाने से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो शब्द जो है, वो जो अक्षर है वो क्या है, वो आधा है। ये हलंत लग जाने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अक्षर है वो आधा है। जैसे लिखा गया विद्या, तो इसका मतलब है कि ये जो द बना है वो आधा है। समझ रहे हैं कि नहीं? चिन्ह जैसे लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ह बना हुआ है क्या है, आधा है, जिसे हलंत्यम वर्ण कहते हैं। चलिए, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उसके नीचे जो है, उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है। जैसे चिन्ह शब्द आ गया, विद्या शब्द आ गया, उद्देश्य शब्द आ गया, जिसमें जो है ये हलंत वर्णों का प्रयोग किया गया है। हलंत लग जाने से ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन वर्णों के नीचे हलंत लगता है वो वर्ण आधे हो जाते हैं, यानी आधे रहते हैं। अब गृह कार्य के रूप में आप ले लीजिए होमवर्क अपना। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इसको आपको नोट कर लेना है। वर्ण के कितने भेद हैं, इसको आपको लिखना है और लर्न भी करना है। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसको लर्न और लिखना है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय।